हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और कैब एग्जाम्स की प्रिपरेशंस आपकी अच्छी चल रही होगी। तो यहाँ पर मैं आपको BRBL पढ़ाने आई हूँ। मॉड्यूल ए का चैप्टर 3 चल रहा है गाइस। इसमें हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है नॉमिनेशन। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले सबसे पहले हम नॉमिनेशंस को यहाँ पर समझ लेते हैं कि नॉमिनेशंस क्या होता है, किसको हम नॉमिनेट कर सकते हैं, कौन नॉमिनेट करता है, क्या हम नॉमिनेशंस को कैंसिल कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले नॉमिनेशन के डेफिनेशन के बारे में समझ लेते हैं। तो सेक्शन 45 ZA ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 नॉमिनेशंस के बारे में बताता है। तो जब भी आप कोई भी अकाउंट ओपन कराने जाते हो, चाहे वो FD हो गया, सेविंग अकाउंट्स हो गया, रेकरिंग डिपॉजिट हो गया, आप किसी को नॉमिनेट करते हो। नॉमिनेट करने का मतलब होता है आप बैंक को ये बोल रहे हो कि अगर कल को मेरी डेथ हो जाती है तो मेरा जो भी डिपॉजिट अकाउंट है इस पर्सन को प्रोवाइड किया जाए। दिस इज कॉल्ड नॉमिनेशन, ठीक है। और इसको किस में डन किया जाता है? अंडर द सेक्शन ऑफ 45 ZA ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। हु कैन बी अ नॉमिनी? अब नॉमिनी होता कौन है? तो कोई भी पर्सन हो सकता है, किसी को भी आप चूज कर सकते हो। कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई नॉन फैमिली मेंबर्स। एज पर योर विल्स आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। इफ द नॉमिनी इज माइनर, अगर नॉमिनी माइनर है तो यू मस्ट अपॉइंट समवन एल्स टू रिसीव द मनी ऑन द बिहाफ ऑफ द माइनर। तो माइनर के बिहाफ पे कोई और उसको रिसीव करे तो आपको उसको अपॉइंट करना पड़ता है, ठीक है ना। यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि कौन नॉमिनेशंस कर सकता है, क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं, बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, लीगल राइट्स क्या है यहाँ पे, और फॉर्म्स एंड रूल्स कैसे होते हैं। तो हु कैन मेक नॉमिनेशंस? तो एनी अकाउंट होल्डर, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो जॉइंट हो, दोनों के केस में ही हम नॉमिनी बना सकते हैं, राइट। कैन इट बी चेंज्ड? क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं नॉमिनेशंस को? येस, यू कैन चेंज और कैंसिल द नॉमिनेशन एनी टाइम। जब तक आप हैं तब तक आप नॉमिनेशंस को चेंज कर सकते हो। अच्छा, इसमें बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि एक बार अगर बैंक ने मनी पे कर दिया है नॉमिनी को, उसके बाद इट गेट्स अ वैलिड डिस्चार्ज। तो बैंक इज नॉट रेस्पॉन्सिबल आफ्टर डेट, मनी देने के बाद। लीगल राइट्स की बात की गई है, तो नॉमिनी गेट्स द मनी फ्रॉम द बैंक बट द लीगल हायर्स कैन स्टिल क्लेम इट थ्रू द कोर्ट। अब जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल से समझिए कि राम है, ठीक है। अब राम ने अपनी नॉमिनी अपनी डॉटर को बनाया, ठीक है, डॉटर को बनाया यहाँ पे, और राम की जब डेथ हो गई तो अभी क्या हुआ कि जो नॉमिनी डॉटर थी उनको तो पैसे प्रोवाइड कर दिए गए, जो भी अकाउंट था वो दे दिया गया, लेकिन राम का जो सन था उसने यहाँ पर ये क्लेम किया कि भाई मुझे ये राइट मिलना चाहिए, तो मुझे भी इसमें से शेयर चाहिए, जिसके लिए वो कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट में यहाँ पर अपील कर सकता है कि मुझे भी इसका शेयर चाहिए जो भी मेरे फादर का था। तो यहाँ पर उसी के बारे में बात की जा रही है कि लीगल हायर्स कैन स्टिल क्लेम इट थ्रू द कोर्ट। तो कभी भी कोर्ट से इसको क्लेम किया जा सकता है, ठीक है। अब इसके बारे में ये कैसे, ये लीगल हायर कैसे क्लेम कर सकता है और इसको क्या सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड कर दिया है, ये एक केस के तहत हुआ था जो मैं आपको आगे बताऊंगी। फॉर्म एंड रूल्स की बात करते हैं तो देयर आर स्पेसिफिक फॉर्म्स एज पर द बैंकिंग रेगुलेशन नॉमिनेशन रूल्स, ठीक है। 1985 बैंक्स के लिए होता है एंड कोऑपरेटिव बैंक नॉमिनेशन रूल होता है 1985 फॉर द कोऑपरेटिव बैंक्स। तो स्पेसिफिक आपको फॉर्म्स होते हैं एज पर द बैंकिंग कंपनीज रूल्स, ठीक है। तो ये आपको बैंक्स के लिए और जो भी कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उनके लिए फॉर्म्स और रूल्स होते हैं कि किस तरीके से उनको नॉमिनेशंस करना है। नाउ, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था जब रामचंद्र तलवार का केस गया था। उस केस में, जैसे मैंने अभी आपको राम के एग्जाम्पल में बताया, इनके भी केस में सेम ही इश्यूज था, जिसकी वजह से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली यहाँ पर मेंशन कर दिया कि नॉमिनी सिर्फ केयर टेकर है उस मनी का, फाइनल ओनर नहीं है। जो भी लीगल हायर्स होंगे कैन स्टिल क्लेम द मनी लेटर। बाद में ये लीगल हायर्स मनी को क्लेम कर सकते हैं। तो ये लीगल हायर कोई भी आपकी स्पाउस हो सकती है, कोई डॉटर हो सकती है, कोई सन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो नॉमिनी यहाँ पर सिर्फ क्या है? केयर टेकर है। नाउ, अब हम बात करेंगे आर्टिकल्स इन द सेफ कस्टडी एंड सेफ्टी लॉकर्स के बारे में। बैंक ऑफर करती है आपको दो तरीके के सर्विसेज, एक होता है सेफ कस्टडी एंड एक होता है सेफ लॉकर। तो सेफ कस्टडी में क्या होता है? जहाँ पर अपने वैल्यूएबल आइटम्स को आप रख के जाते हो ना, कस्टडी में, बैंक की कस्टडी में होता है, जो यहाँ पर बैंक यहाँ पर सेफ कीपिंग करती है, जैसे कि कोई भी डॉक्यूमेंट हो गया, कोई भी ज्वेलरी हो गया। सेफ्टी लॉकर में क्या होता है? आप रेंट पे लॉकर की फैसिलिटीज बैंक से लेते हो अपने वैल्यूएबल आइटम्स को स्टोर करने के लिए। तो जैसे कि आपका डिपॉजिट अकाउंट्स होता है, उसमें आप नॉमिनेशंस बनाते हो, सिमिलरली आप यहाँ पर भी नॉमिनेशंस की फैसिलिटीज आपको बैंक प्रोवाइड करती है, सेफ कस्टडी एंड सेफ लॉकर के केस में भी। ना, यहाँ पर नॉमिनेशंस जो होता है तो कौन नॉमिनेट करता है? तो कोई भी पर्सन्स जो कि सेफ कस्टडी में अपने सामान को रख रहा है, या कोई भी हायर्स हो सकता है लॉकर का फ्रॉम द बैंक, कैन नॉमिनेट वन पर्सन। तो कोई भी यहाँ पर कर सकता है जिन्होंने अपने सेफ कस्टडी में अपने सामान को रखा है। वाई नॉमिनेट? क्यों नॉमिनेट करना है? तो सिंपल सी बात है कि अगर आपकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद
आप किसको एज अ नॉमिनी देखना चाहते हो, यानी कि आप किसको अपने सेफ कस्टडी के सारे या सेफ लॉकर के जो भी सामान है प्रोवाइड करना चाहते हो, हैंड ओवर करना चाहते हो, इसी के लिए हम यहाँ पर नॉमिनी को क्रिएट करते हैं। नाउ रूल्स की बात करते हैं तो रूल बैंक यहाँ पर फॉलो करती है, जैसे लॉकर का जो भी आपके फैसिलिटीज़ होती है, नॉमिनी और सर्वाइवर को देने से पहले बैंक यहाँ पर सबसे पहले तो वेरीफाई करती है आइडेंटिटी को, ठीक है, तो कंफर्म करती है नॉमिनी के आइडेंटिटी को, डेथ सर्टिफिकेट उनसे मांगती है, उसके बाद चेक करती है फॉर द कोर्ट ऑर्डर्स, यानी मेक श्योर करती है कि कोई भी लीगल ऑर्डर स्टॉप ना कर रहा हो इनको एक्सेस लेने से, ठीक है, क्लैरिफाई करती है राइट्स को, यानी कि इन्फॉर्म करती है नॉमिनी को कि दैट दे आर टेकिंग द कंटेंट्स एज अ ट्रस्टी, मतलब एज अ केयर टेकर आप इस कंटेंट को ले रहे हो, इस सामान को आप ले रहे हो फॉर द लीगल हेयर्स। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी दूसरा लीगल हेयर जैसे कोई सन, डॉटर, स्पाउस कोई भी आकर के इसको स्टिल क्लेम कर सकता है एंड देयर अपने शेयर को क्लेम कर सकता है लेटर इन द कोर्ट इफ़ नीडेड, जैसे हमने अभी किसके केस में देखा, रामचंद्र तलवार के केस में देखा सिमिलरली। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया है कि अगर कोई भी लीगल हायर्स क्लेम करने आता है अपने शेयर को तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप एज अ नॉमिनी आप कौन हो, केयर टेकर हो, ठीक है। चलिए, व्हाट इफ लॉकर इज ज्वाइंटली हेल्ड, तो दो केसेस होते हैं, अगर ज्वाइंट लॉकर है तो ज्वाइंट सिग्नेचर्स लगेंगे। अब जैसे यहाँ पर देखिए एक आपका केस लिखा हुआ है कि इफ मिस्टर एंड मिसेस कुमार हैव अ ज्वाइंट लॉकर दैट कैन बी ऑपरेटेड बाय बोथ टुगेदर एंड दे कैन नॉमिनेट देयर सन, तो दोनों ने अपने सन को नॉमिनेट किया है। अब मान लीजिए मिस्टर कुमार की डेथ हो जाती है, देन एक्सेस किसको दिया जाएगा, तो ज्वाइंटली किसको दिया जाएगा, मिसेस कुमार को जो कि सर्वाइवर है एंड द सन जो कि नॉमिनी है। दूसरा केस है कि ज्वाइंट लॉकर विद अ सर्वाइवरशिप क्लॉज, इस केस में क्या होता है कि अगर लॉकर को ऑपरेट किया जा रहा है बाई ईदर और सर्वाइवर, अब इसमें से मान लीजिए किसी की भी डेथ हो जाती है चाहे ईदर या सर्वाइवर, तो उस केस में जो दूसरा बच जाता है यानी कि जो सर्वाइवर होता है उस पर्सन को अलोन सारे के सारे एक्सेस मिल जाते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ अदर्स। सिमिलर रूल आपको सेफ कस्टडी में भी देखने को मिलता है कि अगर किसी ने आइटम को रखा है सेफ कस्टडी में रखा है, ठीक है, तो वो किसी भी पर्सन को नॉमिनेट कर सकता है और सेम प्रोसेस होता है इसमें, जैसे सेफ लॉकर की फैसिलिटीज़ में आपने देखा था कि डेथ को वेरीफाई करेंगे, आइडेंटिटी को नॉमिनी के वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे लीगल इश्यूज़ को, इन्फॉर्म करेंगे दैट नॉमिनी इज़ ओनली द ट्रस्टी एंड मस्ट बी फॉलोड बिफोर रिटर्निंग द आइटम्स। तो ये सारे सिमिलर जो है रूल्स आपको सेफ कस्टडी के लिए भी फॉलो करती है बैंक। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, छोटा सा टॉपिक था गाइस नॉमिनेशंस का। नाउ हम इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस करते हैं, देन मैं सेशन को करूंगी रैप अप। तो अंडर विच सेक्शन ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इज नॉमिनेशन फॉर बैंक डिपॉजिट्स कवर्ड, तो कौन से सेक्शन में नॉमिनेशन फॉर बैंक डिपॉजिट्स को कवर किया गया है, सेक्शन 45ZC, सेक्शन 45ZE, सेक्शन 45ZA एंड सेक्शन 45Z। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सेक्शन 45ZA इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ नॉमिनेशन मेड बाय अ डिपोजिटर कैन बी cancelled only by the nominee, cancelled or varied any time by the depositor, not changed once made, modified only with the RBI approval। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, नॉमिनेशंस जो कि डिपोजिटर्स के द्वारा मेड किया जाता है वो कभी भी कैंसिल और वैरिड किया जा सकता है बाय द डिपोजिटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। आई होप आपको ये वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट लगा होगा, अगर लगा है तो आप लोग चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि चीज़ों की टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहे। कैब फाउंडेशन का बैच भी हमारा चल रहा है गाइस, तो जो लोग दिसंबर 2025 एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं आप इस बैच को अवेल कर सकते हो। 50+ आपको कैब टेस्ट मिलेंगे, लाइव क्लासेस आपको TU50+ मिलने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है, 24/7 आपको रिकॉर्डेड सेशन का एक्सेस है। तो डेफिनेटली आप इसको इनरोल कर सकते हैं, आपके मेंटोर्स है जो आपको यहाँ पर एग्जाम्स के लिए पढ़ाने वाले हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए गाइस, वहाँ पे सारे आपको इन्फॉर्मेशन टाइमली अपडेट किए जाते हैं, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही है गाइस, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।